हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा सा स्पेशल सा है, यानी कि स्पेशल टाइप का टॉपिक है। और स्पेशल टाइप का टॉपिक इसलिए है क्योंकि आपने जो अपने लाइब्रेरी कोर्स हैं, जितने भी लाइब्रेरी कोर्स हैं, चाहे आपने बी लीव करा हो, डी लीव करा हो, यानी कि बी लीव करा हो, डी लीव करा हो, या फिर आपका एम लीव का कोर्स होगा, आपने इस टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ने की, यानी कि आपके टॉपिक में, यानी कि सिलेबस में रहा होगा, पर आपने स्किप मार दिया होगा। इस तरह का टॉपिक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात आती है कि जब आप स्पीसीज यानी इसके बारे में सुनते हो, या फिर एक तरह से सुनने की में ही आपको अलग सा टॉपिक लगेगा, पर इसमें है क्या क्या चीज़। यानी कि आपको जब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में एक चीज़ कही जाती है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आया कहाँ से, क्यों ज़रूरत पड़ी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। इस तरह की बातें उठती हैं। यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो इतिहास है वो कम से कम 100 से ऊपर का इतिहास है, यानी 100+ इतिहास है। मैक्सिमम मान के चलिए 110-120 के आसपास होगा, क्योंकि अगर सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेके चलें 1876 का क्लासिफिकेशन DDC 1876 का क्लासिफिकेशन है। और वो क्लासिफिकेशन 44 पन्नों का था, यानी कि 44 पन्नों का था। और 44 पन्नों का यानी कि एक तरह से जैसे आप अपने जो हायर एजुकेशन में PhD या फिर MPhil में होंगे, MPhil बोल रहा हूँ, MPhil करी होगी, या फिर उस किसी बच्चे ने MLib भी करी होगी, तो उसने एक थीसिस लिखी होगी, थीसिस या फिर डिसर्टेशन लिखी होगी, तो उससे पहले एक सिनॉप्सिस जमा होती है। तो सिनॉप्सिस टाइप के आपके सिनॉप्सिस या समरी टाइप का मान के चलिए 44 पन्ने की। और 44 पन्ने में से DDC कितने बन गई, मैक्सिमम 5 से 6 पन्नों की, ठीक है। तो इतने पन्नों की, और सब क्या था, उसका जो रेफरेंस था या फिर उसके इंडेक्सिंग था, इसके सब चीज़ थे, वो सारा। तो अब हमारा चलते हैं स्पीसीज में, यानी कि स्पीसीज में आपके जो है 6 टाइप हैं। 6 टाइप को आपको पता होना चाहिए, और उसके से पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। देखो, जो हिस्ट्री रही है आपको ये पता है। सबसे पहले मेलबर्न यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की बात आती है, यानी DDC 1876 किसकी है, अमेरिका की, ठीक है। फिर उससे आगे चलते ए कार्टर, यानी कि ए कार्टर का मैंने आपको नाम बताया था, ए कार्टर, CA कार्टर, ठीक है, CUTTER। इसका नाम, यानी कि ये जो नाम है ये आपको किस लिए बताया था और कहाँ पर बताया था, ये भी ध्यान रखना। CA कार्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये किसके लिए, EC के लिए इम्पोर्टेंट है, BC के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी या तो EC आए या BC आए, दोनों में से किसी के चीज़ के लिए आए, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका नाम। फिर आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैंने कहा था 1904, यानी कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इन सब में, यानी कि इस जो टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में है, और क्लासिफिकेशन के बाद फिर स्पेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको क्लासिफिकेशन, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब था, 1906 में, यानी 1906 में आ गया। अब आपने DDC पढ़ लिया, CA कार्टर पढ़ लिया, अब आ गए 1906 में। 1906 के बाद फिर आपका UDC आ गया, ठीक है। सॉरी, 1906 से पहले UDC आपका, UDC 1905 में है, 1905 में, ठीक है। और आखिरी में हमारा रंगानाथन जी का है 1933। तो ये इस तरह से चलते आ रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको क्लासिफिकेशन में तो आपको सारी चीज़ पता है भाई, UDC है, DDC है, CC है, LC है, BC है, ये आपको पढ़ना ही है। तो यानी कि ये एक क्या है, सम मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आपके सम मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। जिसमें आपका DDC हो गया। DDC के बारे में आपको सबको पता है। UDC क्या है, UDC आपका DDC का ही एक, जैसे मान लीजिए पार्ट्स हो रहे हैं, और DDC जो है कितने पार्ट में आ चुकी है, यानी कि DDC का कौन सा एडिशन चल रहा है, 23वां चल रहा है, 24वां चल रहा है, 25वां चल रहा है, 26वां चल रहा है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और CC का पूछा जाता है, 6वां चल रहा है, 7वां चल रहा है, 8वां चल रहा है, 9वां चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि ये सारे क्लासिफिकेशन के जो चीज़ें हैं, यानी कि डिफरेंस बोलो, जो ये क्लासिफिकेशन है आपको ये सारे पता ही हैं, यानी कि DDC, UDC, CC, LC, BC, यानी कि
DDC का मतलब क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। UDC का मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। CC का मतलब क्या है, कॉलोन क्लासिफिकेशन। LC का मतलब क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स क्लासिफिकेशन। और BC का मतलब है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गए। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ना है हमें। अब जब इसकी बात आएगी तो मेजरली पहले आपको मैं लिखवा के बता, यानी कि एक तरह से लिख देता हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर आपको एक एक टर्म खोल के समझा दूंगा मैं। लिखिए, पहला आएगा इनुमरेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरे में आएगा ऑलमोस्ट, MOST, मोस्ट एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ऑलमोस्ट फैक्ट, FACE फैक्ट क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर आपने क्लासिफिकेशन कभी करा है अपनी ज़िंदगी में लाइब्रेरी में बैठकर, और लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं कि कहना आपने, ये मान लीजिए कि आप पकी पकाई खीर में एक तरह से खाने बैठ गए, वो वाली सिस्टम नहीं। आपने एक एक किताब उठाया, नंबर डाला, उसका फिर क्लासिफिकेशन किया, उसे रजिस्टर में चढ़ाया और फिर उसे अपनी अलमारी में तक रखा। वो क्लासिफिकेशन, यानी कि पूरा पूरा क्लासिफिकेशन की जड़ से लेकर और आपको बुक लगाने तक जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन में। क्या क्या आते हैं, देखो क्लासिफिकेशन में आपको पता है सारे हमें नंबर डालने होते हैं। ठीक है, मेनली वो होता है। पर आपने अगर वहाँ से लेकर, यानी कि आपने बुक को उठाया, नंबर डाला, उसे रजिस्टर में चढ़ाया, रजिस्टर में चढ़ाने का कार्ड बनाया, और कार्ड बनाने के बाद उसे क्या करा, अपनी जगह पर रखा। वहाँ तक का जो प्रोसेस है अगर आपने किया है तो आपको ये जो पाँचों के यानी 6 पॉइंट है, 6 के 6 आपको समझ में आ जाएंगे। 6 तो मेजरली आपसे पूछे नहीं जाते, 5 तो इम्पॉर्टेंट है, यानी 5 तो आपको पता होना चाहिए। फुल्ली फैक्टेड क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट ये कौन सी बुक में आते हैं, यानी कि आपसे पूछे जाए कि फुल्ली फैक्ट और ऑलमोस्ट फैक्ट जो होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं। जब आपने जर्नल्स पढ़ते हो या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो रेफरेंस सेक्शन में होता है, तो रेफरेंस सेक्शन वाली जो चीज़ें होती हैं वो फैक्टिवल होती हैं। जैसे आपकी बिब्लियोग्राफी है, इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, जर्नल्स हैं, रिसर्च मटेरियल है, वो क्या है, वो आपको कुछ ज्ञान प्रदान करने के लिए चीज़ें होती हैं, और वही सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। चलिए आगे वाला भी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। ठीक है, ये आ गया। और लास्ट बचता है आपका, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ एनोमरेटिव एंड फैक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपका सारा क्लासिफिकेशन का आ जाएगा, यानी कि ये इस स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब अगर हम एक एक को लेके चलें, सबसे पहला आपका क्या था, यानी कि पीछे लेके चलते हैं हम। सबसे देखिए, सबसे पहले क्या था, इनोवेटिव क्लासिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले से लेके चलते हैं, इनोमरेटिव क्लासिफिकेशन। इनोमरेटिव क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, छोटा छोटा अगर आपने क्लासिफिकेशन किया है तो सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले अगर हम DDC की बात करें, ये है हमारा DDC में क्या आ गया, ये नंबर है 000, 001, 002, 003।
तो यानी कि ये आपको पता ही है 001, 002, 003। अब आपसे मैं पूछने को आपसे क्वेश्चन आ जाए 420 किसका है, 520 किसका है, 620 किसका है, आप इस तरह से लेके चलोगे भाई। सीधे सीधे हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होती है मेन क्लास, फिर आती है सब क्लास, इस तरह से हम चलते रह जाते हैं। मान लीजिए आपसे मैंने पूछ लिया भाई, आपने कहा कि 400 से लेकर और 499 तक किसका है, इसका है। 500 से लेकर 599 तक इसका है। यानी कि इस तरह से तो करते हैं हम क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो वही सब चीज़ आपकी इसके अंदर आ जाएंगी, यानी कि सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट के जितने भी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्लासिफिकेशन मान के चलते हैं, एलसी का क्लासिफिकेशन, एलसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में एलसी का क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो एलसी का क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में, क्योंकि आपने डीडीसी और यूडीसी के ज़्यादातर पढ़े हुए हैं, तो आपको उसी हिसाब से मैं उसके डीडीसी के बता रहा हूँ। देखो ये डीडीसी का क्लासिफिकेशन है। जैसे ये है मेन क्लास, तो मेन क्लास में क्या है, जैसे मान लीजिए 400 किसके अंदर आता है, 400 के अंडर में आ गया, यानी 400 से लेके 400 के, तो मेन क्लास हो गई। अब 420 का जितना भी होगा, यानी कि बुक ले लिया आपने, मान लीजिए हम लेके चलते हैं हिस्ट्री इन इंडिया की लेके चलते हैं, तो इसके लेके चलते हैं। तो हिस्ट्री इन इंडिया क्या है, हिस्ट्री किस में आएगा, मेन क्लास में आएगा। सबसे पहले आप हिस्ट्री की बुक ढूंढोगे, किसके अंडर आएगी, हिस्ट्री के अंडर जो 000 है, ये आपको पता कंप्यूटर का आ गया आपको। 001 ये सारे जनरल्स में। फिर इस तरह से चलते चलते जनरल्स इस तरह के आपको वही सब चीज़ें, यानी कि ये सब चीज़ें, यानी कि इसमें क्या आएगा, मेन क्लास। फिर आ जाता है फिर ऑलमोस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट में क्या आएगा, अब आ जाते हैं, मान के चलते हैं, चलो अगर जब अब हम चले गए, यानी कि हमने 420 कर दिया, ठीक है, 420 में हमने हमारी सारी मेन क्लास हमें पता चल गई। अब हमें ढूंढना है पॉइंट के बाद की कहानी। पहले चेंज कर ही दूँ, नहीं तो आपको इसी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपको सॉरी, ये आपको मेन कहानी समझ में आएगी, यानी कि ये आपकी मेन क्लास है, मेन क्लासेस, ठीक है। अब आपको अगले पेज पे लेके चलते हैं। अगला ऑलमोस्ट इनोमरेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें बताओ आप, इसमें देखो, इसमें जब चीज़ आएगी आपको, मैंने क्या बताया, ये आपका था 420। अगर एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे कन्फ्यूजन, 420 के हमने कर दिया मिनट। अब हम लगाते हैं पॉइंट, बिंदी लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं 3-3 का बैच बना के लेके चलते हैं, इस तरह। अब मान के चलते ये 8 कर दिया मैंने, इसे 9 कर दिया, और इसे 980, इसे 600, इसे ये, ठीक है। इस तरह से लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे, यानी कि इसके पॉइंट के बाद क्या लेके चलेंगे, पॉइंट के बाद क्या है, जनरल है। जैसे मान लीजिए बिब्लियोग्राफी 1 है, इंसाइक्लोपीडिया 0.2 है, हिस्ट्री 0.10 है। तो ये सारे इस तरह आते चल जाएंगे, यानी कि मेन क्लास से इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये आ गया, यानी इसके अंदर ये आ जाएगा, ऑलमोस्ट के अंदर ये सारे आ जाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आ जाता है। और आपको मैंने एक नाम बताया था, ब्रूनर का नाम, यानी कि ब्रूनर का नाम बताया था, तो उसका भी, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट लिट सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ समझ में आ गई आपको भाई, आपको कहाँ तक चला गया, यानी कि आपको मेन क्लास और उसके सब मेन क्लास में ऑलमोस्ट चीज़ें तक समझ में आ गई। अब हम लेके चलते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन में अब आ जाता है ऑलमोस्ट फैक्ट की बात आती है, यानी कि 3 पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट था हमारा, ऑलमोस्ट FAC फैक्ट क्लासिफिकेशन, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, आप कोई भी एक बच्चा ये सोचो, देखो आइसोटॉप होते हैं हमारे, यानी कि आइसोटॉप जो सारे के सारे हैं, तो उसमें भी और फैक्टर क्लासिफिकेशन में सीधे मान के चलो, जितनी भी फैक्ट की चीज़ है, जितनी भी आपकी बिब्लियोग्राफी है या फिर रेफरेंस है या इस तरह की चीज़ें हैं, रीडेबल मटेरियल है, यानी कि जितना भी फैक्टेबल क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी स्ट्रक्चर है, फैक्टेबल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि आपका जितना मटेरियल है वो सारा फैक्ट क्लासिफिकेशन मेजरली इसके अंदर आ जाता है। फुल्ली फैक्ट, देखो
एक होता है फैक्ट, एक फुल्ली फैक्ट। ऑलमोस्ट फैक्ट यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए कि आप ये है सीमा, और अब वो सीमा इधर वाली बात मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि आप पढ़ाई वाली कैटेगरी में चल रहे हो। ये एक तरह से मान लीजिए लाइन है, बॉर्डर लाइन है। तो बॉर्डर लाइन को लेके चलते हैं हम। अगर इसके हिसाब से फैक्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है फैक्ट, तो फैक्ट के हिसाब से यानी कि फैक्ट इसके बाद शुरू हो रहा है, तो ऑलमोस्ट मतलब कुछ हिस्सा, ऑलमोस्ट फैक्ट का मतलब है कुछ हिस्सा, तो वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट वो पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी समझ गया। इसके बाद आता है फुल्ली फैक्ट। फुल्ली फैक्टेड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या आएगा? फुल इफेक्ट क्लासिफिकेशन जो होता है कंसिडर टू बेसिक क्लासिफिकेशन, यानी स्पेशल केस, आइसोटॉप और यानी कि कॉमन आइसोटॉप, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। फिर आ जाएगा इसकी जो मेनली जो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्पेशल रूल्स होते हैं, स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। यानी कि एक तरह से नॉलेज को इन्हेंस करने की चीज़, नॉलेज को पूरा फैक्चुअल चीज़ करने के लिए। और इसके भी 2 पॉइंट है, इसके अंदर जो 2 पॉइंट है आपका रिग्रेडली फैक्ट, FACETED फैक्टेड क्लासिफिकेशन, और दूसरा है आपका फ्रीली फैक्ट, FACTED फैक्टेड क्लासिफिकेशन, ये आपका आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। आपको ये दोनों चीज़ बताए, रिग्रेड, और फिर इसमें आपका वही सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे मान के चलते हैं रिग्रेड में आपका कौन सा एग्जांपल लेके चलें, एक एग्जांपल मेरे भी याद नहीं, मान के चलते हैं। चलो अब CC, आपने CC तो पढ़ी रखे, चलो CC का लेके चलते हैं एक एग्जांपल। इसमें बुक में तो आपकी खासकर देने का 66 DD66 ले चलते हैं। DD66 1 to 1 ले लेते हैं, 1 to 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 to 1 पॉइंट, अब पॉइंट के आगे क्या लगाऊँ, 3 4, चलो 4 लगा देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम मान के चलो अब ये किसका हो जाएगा? डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का हो जाएगा, या समथिंग डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास का होगा। तो ये इस तरह का है, क्योंकि जब ये है इसमें आ गया। अब जो आ गया मेनली आ गया, ये किस में है? रिग्रेड्स में। और फ्रीली में किस में? फ्रीली वाले में कौन सा आ जाएगा? फिर फ्रीली जब आपके क्लासिफिकेशन के एडिशन है, वो आपके सारे के सारे पुराने एडिशन से चलते हैं, यानी कि एंग्लो अमेरिकन सिस्टम है, एनालॉग सिस्टम है, ये सारे के सारे उस तरह के आ जाएंगे। अब लास्ट जो बढ़ता है, लास्ट कौन सा बच रहा था आपका? इवोल्यूशनरी, ठीक है। या तो इसमें क्या आएगा भाई? जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन की जो चीज़ें हैं, उसमें इनोवेशन चीज़ें हैं, उन उसको जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं, बहुत चीज़ जो सारे के सारे यानी कि सारी की सारी जो स्टेजेस हैं आपकी, जो हमारे अभी तक पढ़ी है हमने, ऑलमोस्ट फैक्ट है, रिग्रेड चीज़ है, फुल इफेक्ट है, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है, जो सारे की सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन सब में आ जाएंगी। यानी कि इसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे कंपैरिजन टू के तौर पर इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा यानी कि सारी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब लास्ट जो बचता है आपका कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरेटिव वाला बचता है, यानी कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इन न्यूमरेटिव एंड फैक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसमें क्या है, सब दोनों का कंपैरिजन कर देना, यानी कि कंपैरिजन की चीज़ें बताई गई हैं। भाई देखो में क्या आ जाता है, इसमें था
भाई इसमें क्या था, इसमें था आपका सिस्टमेटिक लिस्ट थे, इसके बेसिस थे, कंपोनेंट्स थे, फुली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट था, पास्ट था, फ्यूचर था, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेनली इस पे किस पे चलता है, ये पास्ट पे चलता है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग इंडिपेंडेंट टेबल होता है, और जो फैक्ट वाला होता है इसमें नो क्लास नंबर होता है, इज क्या नाम, ये क्या है, अवेलेबल टू रीडिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है। और इसे यानी कि रंगनाथन ने किस लिए यूज़ करा है भाई, जब रंगनाथन जी यूज़ कर रहे थे एक तरह से, ये किसके लिए यूज़ कर रहे थे, प्रेजेंट के लिए इसका जो यूज़ था। अब देखो आपने जब फ्यूचर की बात आती है तो क्या होता है, कल जो आने वाला है। प्रेजेंट की क्या बात आती है, जो चल रहा है। और जो पास्ट की बात है, जो हमारा इतिहास है। और जो हम फैक्ट की जो बात पढ़ते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में दोनों के तौर पर पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो यानी कि ये जो टॉपिक था, छोटा मोटा टॉपिक था, इसमें मेनली आपको जो चीज़ें बताने वाली है या आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको चलिए आगे चलते ये जो आपको दिख रहे हैं, इसका एक फ़ोटो अच्छा सा ले लो, या फिर अपनी किताब में कहीं भी लिख लो। ये सिर्फ ये पूछा जा सकता है और कोई सा नहीं पूछा जा सकता है। यानी स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में से ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्पीसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं है, या फिर ये पूछा जाता है। या देखो, पहली बात तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि लाइब्रेरी को अगर पढ़ना है ढंग से तो आपको इंग्लिश की टर्म्स याद करनी पड़ेंगी। भले ही आप हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी में पेपर दे रहे हो, हिंदी में समझ रहे हो, पर आपको टर्म्स याद करनी पड़ेगी। अगर यही चीज़ मैं हिंदी में लिखने लगता तो आप ये कहते कि सर के ऊपर से जा रहा है। अगर आप हिंदी में लेके चलो, भाई देखो आप यहाँ तक आए हो, कहीं ना कहीं अंग्रेजी तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत ही पढ़ी हो, चाहे कुछ भी पढ़ी हो। और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आप यूट्यूब पर देखते हो, फैक्ट के चैनल है कि फैक्ट क्या है, ये हमारा फैक्ट है। फुली का मतलब क्या है, जैसे आप कहते हैं फुली ऑटोमेटिक है, मेरा फुली ऑटोमेटिक फ़ोन है, तो फुली का मतलब भी पता होगा। फैक्ट का मतलब आपको बताइए। ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन हिंदी में भी क्लासिफिकेशन हम लिखते तो क्लासिफिकेशन है, पर हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, क्या करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। और थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हिंदी वालों के पास यही बेनिफिट ज़्यादा होता है कि वो हिंदी वाला या इंग्लिश वाले से ये बेटर रहता है कि ऑलमोस्ट इतना है, या फिर ऑलमोस्ट ये कह रहा है। तो यानी कि जो हिंदी का जो अनुवाद है और उसमें हम अपने हिसाब से करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसका ज़रूर फ़ोटो खींच लेना, या फिर इसको ज़रूर लिख के रख लेना। ठीक है, अब आपका जो कल का टॉपिक है, कल का 1 मिनट में टॉपिक देख लूँ। कल का आपका टॉपिक क्या है, कल का आपका टॉपिक वही है, आपका जो मेन टॉपिक है, जिससे हम सीसी, डीडीसी, यूडीसी वाले के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वो क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। और वो क्लासिफिकेशन में उसमें क्या क्या है, मेजरली कितने पार्ट होते हैं, कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, किसने बनाया, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ए कार्टर का नाम मैंने बताया था। ए कार्टर, ये देखो जो मेनली नाम आते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के या लाइब्रेरी के पेपर में, हर हाल में पूछे जाएंगे। ए कार्टर पूछा जाता है। ए कार्टर का नाम याद कर लो। ए कार्टर तो कहीं ये मान के चलो, अभी तक के 5-6 साल के पेपर में ए कार्टर मैक्सिमम 1 से 2 पेपर में छूटा होगा, नहीं तो सारे के पेपर में ए कार्टर तो आना ही आना है। रंगनाथन आना ही आना है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आना ही आना है। डीडीसी, यूडीसी, सीसी आना ही आना है। ओपैक आना ही आना है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं, आप जो लगता है कि अब हाँ एक और आता है ACR2, ये आना ही आना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके लगने को टॉपिक छोटा सा है, और आप क्या सोचते हो कि भारी भरकम जो चीज़ें हैं वो याद करो। मैंने आपको कहा था 2 यूनिट खासकर याद कर लेना। देखो बजट पे हर हालत में क्वेश्चन आएगा, अगर चाहे आप लाइब्रेरी का कोई भी पेपर उठा के देख लो। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, रंगनाथन आना ही आना है, बजट आना ही आना है। ठीक है, बजट के बिना पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनता भाई, आप ये मान के चलो, आप कुछ भी मान लो, चलो आप तैयारी कर रहे हो, आपका पैसा नहीं है तो आप क्या तैयारी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप क्या वीडियो देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। आपके इंटरनेट से इस चैनल पे जुड़ पाओगे, नहीं जुड़ पाओगे। यानी पैसा आज के टाइम पर ज़रूरी है। चाहे आप जीने के लिए पैसे को यूज़ करो, आप अपने रहने के लिए पैसे को यूज़ करो, आप अपने पढ़ाई के लिए पैसे को यूज़ करो, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पैसा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप भाई आप नौकरी करने के लिए जा रहे हो,
मान लीजिए आप 10 पैसे कमाने जा रहे हो, 10 पैसे कमाने के लिए भी आपको 1 पैसा जाने और आने में वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप 10 पैसे कमा पाओगे। यानी कि पैसा पहले इन्वेस्ट होगा तब आपको कुछ मिलेगा, चाहे कोई सा भी चीज़ हो, यानी कोई सी भी चीज़। अगर आप दुनिया को कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं घर पे रहकर काम कर रहा हूँ, भैया घर पे रहकर भी आप काम कर रहे हो तो भी उसमें पैसा लग रहा है, चाहे आप किसी भी ना किसी संसाधन से उस चीज़ को यानी कंसिडर करके उस पैसे को यूज़ कर रहे हो, तभी तो आप आगे बढ़ा पा रहे हो। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए पैसा इम्पोर्टेंट है। तो पैसे के बिना लाइब्रेरी नहीं चलेगी, या पैसे के बिना आपका घर नहीं चलेगा, पैसे के बिना आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पैसे के बिना। तो इसलिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बजटिंग सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर बजटिंग के बाद रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये आया कैसे मूवमेंट, जो लाइब्रेरी मूवमेंट्स है वो सारे पढ़ते हैं। तो ये यानी कि आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट, पैसे में सारे मैनेजमेंट सब आ जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।